Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th में NCERT of हिंदी मल्हार. So हिंदी की टेक्स्ट बुक हमने शुरू की थी, इसके 2 चैप्टर्स हम देख चुके हैं. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एक पोयम दी गई है फूल और कांटा, उसको रीड करेंगे, उसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे और बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है वो भी देखेंगे. ओके, सो ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हो. इसमें चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड. चैप्टर 1 का एक्सरसाइज रह गया है, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी. चैप्टर नंबर 3 इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो इस पोयम को हम कैसे रीड करेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या इसकी देखेंगे कि जो भी पैराग्राफ्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो ये पोयम हमारी दी गई है फूल और कांटा. एक एक पैराग्राफ करके देखते हैं. पहला लिखा है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता. इसमें प्रसंग क्या है? प्रसंग मतलब ये जो पंक्तियां हैं, ये कवि का नाम यहाँ दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उनके नाम के आगे लगाते थे वो. इनके द्वारा रचित कविता फूल और कांटा से ये पंक्तियां ली गई हैं. इसमें क्या लिखा गया है, व्याख्या क्या है? कवि बताते हैं कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर उगते हैं, उन पर एक ही चांद की रोशनी पड़ती है. मतलब प्रकृति दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है. जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है, तो जितनी रोशनी चांद की फूल पे पड़ती होगी उतनी ही तो इन कांटों पर भी पड़ती होगी. कांटे दिख रहे हैं आपको, है ना? सो प्रकृति उनके साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है, राइट? आगे दिया है फूल और कांटे का बिहेवियर कैसे अलग अलग होता है, उसके बारे में दिखाया गया है. सो सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं. मैंने वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं. मेह उन पर है बरसता एक सा. मेह यानी होता है बादल या वर्षा. ऐसा नहीं है कि बारिश फूलों पे ज्यादा हो रही है और कांटों पर कम. नहीं, दोनों जगह पर बारिश एक जैसी होती है. एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं. इसकी प्रसंग वही है कि ये जो पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कविता फूल और कांटे से ली गई है, कांटा से ली गई है. इसका व्याख्या क्या हो जाएगा कि चाहे बारिश हो या हवा हो, दोनों समान रूप से प्रभाव पड़ता है. किसके ऊपर? कांटे के ऊपर और फूल के ऊपर. फिर भी उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं. फूल सॉफ्ट होता है, उसको हम अच्छी नजरों से देखते हैं. कांटा हमेशा दुख देने वाली नजरों से या फिर हमें कष्ट पहुंचाता है, इस नजरों से हम उसको देखते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर ही वैसा है. तो इसका मतलब यह है कि परिस्थिति एक जैसी हो सकती है पर उनका असर अलग अलग होता है. उसका किसका? कांटे का और फूल का. ठीक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं. छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर बसन क्या होता है? अच्छा वस्त्र. कांटे ऐसे होते हैं कि अगर हाथ में चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, या फिर कपड़े फट जाते हैं अगर कांटे में उलझ जाए तो. प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भौर का है भेद देता श्याम तन. श्याम मतलब काले रंग का तन, भौरे का मतलब जो भंवरा होता है. ये देखो यहाँ दिया हुआ है, इनका जो काला तन है, ब्लैक इनकी बॉडी है, कांटे पर अगर पड़ जाए तो वो भी भेदना मतलब होता है कि उसको चीर देता है, उसमें कट लग जाता है ना. और तितलियों के पर कुतर देता है, मतलब जैसे तितलियां ये उड़ रही हैं, कांटों के पास जाएंगी तो क्या होगा? कांटे उनके पंखों को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना. तो वही यहाँ पर दिया गया है. इसकी व्याख्या देख लेते हैं. इन पंक्तियों का यहाँ पे प्रसंग दिया हुआ है कि इस पद में कांटे के कटु और हानिकर स्वभाव को दर्शाया गया है कि कांटा जो है कितना कटु बिहेवियर होता है, कितना नुकसान पहुंचाता है. इसकी व्याख्या क्या है? कांटा उंगलियों में चुभता है, कपड़े फाड़ देता है, तितलियों के पंख काट देता है और काले रंग के भौरे को चुभ जाता है. ये कांटे की कठोरता और आक्रामकता का प्रतीक है कि कांटे कितने कठोर होते हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं. राइट नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला. अब इसका मतलब क्या है? अब फूलों के बारे में बताया गया है कि फूल कैसे तितलियों को गोद में ले लेता है ना. अनूठा मतलब होता है विशेष, अलग, है ना, स्पेशल. और निज यानी अपनी, और कली जी को खिला मतलब जी मतलब यहाँ पर मन, कली जैसा जो मन को खुश कर देता है. खिलना मतलब यहाँ पर मन का खिलना मतलब मन को प्रसन्न कर देना. भौरों को अपना अनूठा रस पिलाते हैं फूल. फिर अपनी सुगंध से, निज मतलब अपना, है ना, अपनी सुगंध से और निराले रंग से मन को अच्छा कर देते हैं, खुश कर देते हैं. तो यही यहाँ पर प्रसंग दिया गया है कि इनमें फूलों की कोमलता और उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में. ठीक है, अब व्याख्या क्या है? फूल तितलियों को अपनी गोद में स्थान देता है, भौरों को रस पिलाता है और
अपनी सुगंध और रंग से कलियों को खिलाता है। यह सौंदर्य, सेवा और प्रसन्नता का प्रतीक है। कौन? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फूल की बात हो रही है ना, कि फूल सौंदर्य का, प्रसन्नता का, इन सब का प्रतीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये कवि का नाम दे रखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित ये कविता थी। खटकता मतलब चुभता है, कि सबकी नजरों में कांटा चुभता है। सरुशीश मतलब सुंदर सिर, सज्जा के रूप में। कुल मतलब वंश और कसर मतलब कमी। तो इनका प्रसंग है कि ये अंतिम पद है जहाँ कवि गूढ़ सामाजिक संदेश देता है। गूढ़ मतलब बहुत डीप एक सोशल मैसेज दे रहा है कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से। क्या संदेश है? कि कांटा सबकी आंखों में चुभता है, जबकि फूल जो है लोगों के सिर पर शोभा बढ़ाता है। आपने देखा होगा सुरशीश, हमने देखा था, अभी मीनिंग बताया कि कैसे लोग फूलों को अपने बालों में सजाते हैं। यदि व्यक्ति में गुण नहीं है तो उसका ऊंचा कुल वंश भी कोई काम का नहीं है, वो चाहे किसी फैमिली से हो चाहे कहीं से हो। देखो कांटा है तो उसी पेड़ पर ना, एक ही पेड़ पे दोनों चीजें हैं, लेकिन फूल की वैल्यू अलग है और कांटे की वैल्यू अलग है। ऐसे ही किसी एक कितनी ही बड़ी फैमिली का कोई व्यक्ति हो, अगर वो सही नहीं है तो उसके अगर खराब गुण है तो वो किसी काम का नहीं होता है। बड़प्पन व्यक्ति के अपने गुणों से होता है, कि कोई कितना बड़ा है कोई कितना छोटा है, वो उसके गुण से, कि वो कैसा बिहेवियर रखता है, उससे किसी भी व्यक्ति का बड़प्पन साबित होता है। सो इस तरीके से हमने पोयम को रीड कर लिया है। चलिए कवि का परिचय देख लेते हैं। सो कवि का नाम हमने देख लिया। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बचपन में ये प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही फूल और कांटा के कवि हैं। देखिए इनका यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, वो 1865 में उनका बर्थ हुआ था, 1947 में उनकी मृत्यु हुई थी। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। एक उनकी किताब है जिसमें उन्होंने, ये देखो ये नाम दिया हुआ है काव्य कृति का, प्रिय प्रवास। इसको खड़ी बोली एक भाषा है, उसमें महाकाव्य, सबसे पहला महाकाव्य इसको माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना, खेल तमाशा उल्लेखनीय है। तो ये कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं या उनकी रचना के नाम दिए गए हैं जो उन्होंने लिखे हैं बच्चों के लिए। ओके, तो ये कवि के बारे में हो गया। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मेरी समझ में, हमें इनमें जो सही है उसके आगे स्टार लगाना है इन क्वेश्चन के आंसर में, और क्यों हमने स्टार लगाया है उसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, कांटा तितली और भौरों को आकर्षित करता है, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। सो इसका आंसर होगा कि कांटा जो है वो उंगलियों को छेद देता है और वस्त्र को फाड़ देता है, मतलब ये वाला। तो यहाँ स्टार बना लेंगे, इसका कारण भी हमें बताना है। सो हमने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कविता में साफ साफ बताया कि कांटा छेद देता है उंगलियां और फाड़ देता है वरवसन, यानी वह नुकसान पहुंचाता है। अन्य विकल्पों में ये बात नहीं आती है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। सो इसमें दो वाक्य सही है। कौन कौन से सही हैं? फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनका जो स्वभाव होता है वो भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार बनाएंगे। और फूल और कांटे का समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो हमने ये उत्तर क्यों चुना? क्योंकि कविता में कहा गया है चांदनी, हवा और वर्षा दोनों पर एक समान पड़ती है, कांटे पे भी फूल पे भी, फिर भी उनका व्यवहार अलग होता है। इसीलिए उनके रंग ढंग अलग होना, स्वभाव का भिन्न होना, ये दोनों बातों का समर्थन करता है। ठीक है, थर्ड वाला पैराग्राफ हम देख लेते हैं। सो कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? इसमें से कौन सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। कुल मतलब उसकी फैमिली है ना। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कहाँ पे हम स्टार बनाएंगे? व्यक्ति के कार्य के कारण ही लोग उसे सम्मान देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि कविता के अंतिम दो पदों में कहा गया है कि फूल सर पर सजता है यानी उसका सम्मान होता है, जबकि कांटा आंखों में खटकता है। इसका मतलब साफ है कि व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है ना कि उसके कुल से होती है। ठीक,
अब लास्ट पैराग्राफ है, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्तियों की कमियों को ढक देती है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। हमें सेकेंड वाले पार्ट में कहा था कि इसका रीजन भी देना है कि हमने आंसर क्यों चुने, तो मैंने सबके रीजन ऑलरेडी आपको बता दिए है ना। तो इस वाले का, इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सो इसका ये वाला क्वेश्चन, बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्म से पहचाना जाता है, तो ये वाला सही है, यहाँ पे स्टार बना देंगे। तो हमने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि अंतिम पंक्तियों में कहा गया है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मतलब अगर किसी में बड़प्पन हो ही नहीं तो कुल कितना ही बड़ा क्यों ना वो काम नहीं देता। इसका अर्थ यही है कि अगर किसी में गुण नहीं है तो वंश या कुल का नाम किसी काम नहीं आता है। ओके, तो ये हमने देख लिए पहले के चारों क्वेश्चन। अब सेकंड है यहाँ पर पंक्तियों पर चर्चा। कुछ यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, दो आप देख सकते हैं। इसका अर्थ आपको क्या समझ में आया है उसको डिस्कस करना है, तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला है, मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। हमने ये पहले ही ऑलरेडी व्याख्या में बता दिया है आपको, लेकिन यहाँ पर चलिए फिर से देख लेते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ ये है कि फूल और कांटे दोनों पर एक समान वर्षा होती है, एक जैसी हवा बहती है दोनों के लिए, यानी दोनों को एक जैसे संसाधन मिले हैं, फिर भी उनके व्यवहार में अंतर होता है। यह बताता है कि एक जैसी परिस्थिति में भी लोग अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे एक ही फैमिली में सब कुछ अच्छा है लेकिन बच्चे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं या कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो इसका मतलब हमें क्या देखा था हमने, इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं होते हैं तो उसका ऊंचा कुल यानी किस वंश से है वो भी कोई लाभ नहीं देता है। यानी व्यक्ति का आचरण और कर्म ही असली पहचान होते हैं, कुल की बड़ाई किसी काम की नहीं होती अगर गुण अच्छे नहीं है तो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलकर करे मिलान। यहाँ पर हमें देखो दो वर्ड्स दिए गए हैं, फूल और कांटा। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड है इस तरफ भी और इस तरफ भी। कौन से फूल से मिलते हैं, मतलब फूल जैसे सॉफ्ट हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको फूल से मिलाना है। कांटे जैसी जो चीज है उसको कांटे से मिलाना है। जैसे दया किसी पे हम करते हैं तो वो फूल जैसा होता है, स्वार्थ यानी मतलबी तो वो कांटे जैसा होता है ना। अच्छाई तो फूल जैसी होती है, आप एरो भी बना सकते हैं। सुख फूल जैसे होते हैं, है ना। और सुंदरता फूल जैसे होते हैं, कोमलता फूल जैसी होती है, आनंद फूल जैसे होते हैं, राइट। परोपकार यानी किसी पे हम दया करते हैं, किसी का हेल्प करते हैं तो फूल जैसे। प्रेम फूल जैसे, बुराई कांटे जैसी होती है, दुख कांटे जैसे होते हैं, कठोरता कांटे जैसी, प्रसन्नता फूल जैसी और पीड़ा यानी दुख कांटे जैसा। ठीक है, तो ऐसे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोच विचार के लिए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, कविता को पढ़कर फिर से और इसका आंसर लिखना है, एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है, कविता में ऐसे कौन कौन सी समानता मतलब कौन कौन सी एक जैसी चीजें जिन्हें उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। तो हमने देखा था कि हवा के बारे में और बारिश के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा समानताएं जो सभी पौधों पर लागू होती है। एक जैसी चांदनी उन पर पड़ती है, एक जैसी वर्षा होती है, फिर हवा सबको समान रूप से छूती है, सूरज की रोशनी भी सबको समान मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, क्या अंतर था दोनों में। फूल कोमल है, सुगंधित है यानी खुशबू वाला है और आनंददायक होता है, जबकि कांटा चुभने वाला, कठोर और पीड़ादायक होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। सो कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। मतलब मेन क्या कहना चाह रहे हैं कविता में कवि। तो यहाँ लिखा है, कविता की मुख्य बात क्या है। कविता यह सिखाती है कि एक जैसी परिस्थितियों में भी सभी व्यक्ति एक जैसा व्यवहार नहीं करते। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से होती है। फिर किस तरह के कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर हमें बताना है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, अगर कोई राजकुमार भी दुष्ट हो तो लोग उसका आदर नहीं करते, जबकि एक गरीब लेकिन सज्जन व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं ना, वो सम्मान पाता है। राजकुमार है मतलब कुल तो उसका अच्छा है, अच्छी फैमिली से है, लेकिन अगर उसका खुद का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो उसको कौन पसंद करेगा, है ना। लेकिन अगर कोई गरीब भी है और उसका बिहेवियर अच्छा है, वो सज्जन व्यक्ति है, तो उसका सब सम्मान करेंगे। देन लास्ट वन इज, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुरशीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं।
लोग अच्छे स्वभाव वाले सौम्य और दयालु लोगों को पसंद करते हैं जैसे कि फूल, जबकि कठोर झगड़ालू व्यक्तियों जैसे कि कांटा होता है उससे दूर रहना चाहते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। इसमें अपने समूह से मिलकर चर्चा करनी है। 5 क्वेश्चन है। पहला है, कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते, कि एक ही पौधे पर यहाँ बारिश हो रही है, चांद की रोशनी आ रही है, बाकी पौधों पर नहीं आ रही है। सो बाकी पौधे इन सबके बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, ये आपको कल्पना करनी है, इमेजिनेशन से आंसर करना है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? पहले वाले का कि बाकी पौधे मुरझा जाते, सूख जाते और धीरे धीरे मरने लगते, उनमें ना तो फूल आते ना ही पत्तियां आती। इससे यह समझ आता है कि प्रकृति की समानता सभी के लिए जरूरी है, कि प्रकृति यानी नेचर, कि नेचर सबके लिए समान हो, बराबर हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो नेक्स्ट पेज पे थे तो मैंने यहाँ एक साथ लिख दिया है। ख है, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती? मान लो सभी पौधे आपको एक जैसे दिख रहे हैं तो दुनिया कैसी दिखती? दुनिया बहुत उबाऊ, मतलब कि बोरिंग हो जाती और एक जैसी लगती, ना अलग अलग डिफरेंसेस होते, विविधता होती, ना रंग बिरंगे फूल होते, ना अलग अलग स्वाद वाले फल होते, हर चीज एक जैसी होती। सोचो ना, हम सब अगर एक जैसे दिखने लग जाएं तो क्या होगा? वैसा ही कुछ होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यदि कांटे ना होते, हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हर चीज सुंदर होती लेकिन सुरक्षा नहीं होती। देखो, फूल है और इस पे अगर कांटे लगे हुए हैं तो कांटे सिर्फ नुकसान ही नहीं दे रहे, अगर कांटे ना हो तो लोग आसानी से फूल को तोड़ लेंगे। कांटे क्या करते हैं? ये फूल को सेव करते हैं, है ना, उसकी रक्षा करते हैं, तभी तो हम डर डर के फूल तोड़ते, नहीं तो हमें कांटे लग जाएंगे, राइट। सुरक्षा नहीं होती फूलों की, कांटे ना होने से पौधों की रक्षा नहीं हो पाती। कांटे कठिनाइयों का प्रतीक है जो जीवन को मजबूत बनाते हैं। हमारी लाइफ में भी कुछ कांटे जैसी परिस्थितियां आती है ना, कठिनाइयां आती हैं, उससे क्या होता है, हम जीवन में और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, मुसीबतों को फेस करके हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, पौधों पे अगर कांटे नहीं होंगे तो भंवरे, तितलियां सब फूल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। फूलों की रक्षा करने के लिए कांटों का होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज, कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, उसके बीच कैसा संवाद होगा, मतलब कैसी बातचीत होगी। तितली चाहती है कि कांटे से दोस्ती कर ले, ये कांटा है इसे दोस्ती कर ले, तो कैसे बातचीत होगी? चलिए एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। तितली कहेगी, तुम हमेशा चुभते क्यों हो? तो कांटा कहेगा, मैं सुरक्षा के लिए हूँ, हानि पहुंचाने के लिए नहीं हूँ, मतलब मैं फूलों की रक्षा कर रहा हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो तितली कहती, फूलों की तरह कोमल क्यों नहीं बन जाते? तो कांटा कहता है, हर किसी की भूमिका अलग होती है, कांटे का अलग रोल है, भूमिका यानी रोल, हर किसी का रोल अलग होता है, कोई सहेजता है, कोई बचाता है। बचाने का काम यहाँ पर किसका है? कांटे का है। ठीक है, नाउ कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित बताइए। अगर आप कांटे की तरह या फूल की तरह, दोनों में से किसी की तरह जीवन जीने का मौका मिले तो किसकी तरह जीना चाहेंगे और क्यों जीना चाहेंगे? तो इसका आंसर होगा, मैं फूल के गुण अपनाना चाहूंगी या चाहूंगी, कोमलता, सौंदर्य और प्रसन्नता बांटना, लेकिन कांटे की तरह मुश्किलों से जूझने की शक्ति भी रखना चाहूंगा या चाहूंगी। आप ये आंसर अपने हिसाब से लिखेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े हुए शब्द हमें लिखने हैं। जैसे संतोष पहला दिया हुआ है, दूसरा क्या हो सकता है बड़प्पन जैसा शब्द? उदारता, राइट, उदारता, विनम्रता, देन इधर हो सकता है त्याग। कुछ भी शब्द आप अपने हिसाब से जो बड़प्पन जैसे आपको दिख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। त्याग, सम्मान, राइट, फिर है परोपकार। ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूं, परोपकार। ठीक है, तो ये सारे बड़प्पन से मिलते जुलते शब्द हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बड़प्पन, यानी जिसके अंदर अच्छे गुण हो, बड़ा व्यवहार हो, है ना। तो ये बड़ा और पन दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ाई या श्रेष्ठ होना, बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव, ये सब बड़प्पन के मतलब हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है, कि कोई व्यक्ति कितना गुण का अच्छा है, कितना महान है, उसको बताने के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया, इस तरीके से वाक्य में हम यूज करते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं
हैं, किसी भाव को व्यक्त करते हैं, है ना। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उन पर आपको गोला लगाना है और जो नहीं करते हैं उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सहनशीलता ये बड़प्पन को दर्शाती है, तो इस पे सर्कल करेंगे। दया भी दिखाती है, देन विश्वास, फिर है उदारता। ठीक, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये शब्द सारे बड़प्पन के भाव को दिखाते हैं। ठीक है, विनम्रता, देन त्याग, संतोष, ये अभी हमने पिछले पेज पे भी देखे हैं ये वर्ड, है ना। समर्पण, देन आदर, ठीक, सम्मान, फिर है निष्ठा, परोपकार, देन सद्भावना। अब जो नहीं है उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, क्रूरता, स्वार्थ, अपमान, अविश्वास, झूठ, अधीरता, लालच, झगड़ालूपन, ये सब नहीं है तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है कविता की रचना। इस तरीके से कविता की लाइनें हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधो ओ के नीचे अंडरलाइन है, निराले रंग से है सदा देता, कली का जी खिला। सो इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर आपको ध्यान देना है, ये ओ पर, है ना। सो क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? यह शब्द है और। कविता में र वर्ण नहीं लिखा गया है, सिर्फ ओ लिखा है, लेकिन इसका जो मतलब है वो क्या है? और। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कवि भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छुपी हुई हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि से बना हुआ है, यानी तुकांत है। देखो यहाँ पे लिखा है पिला, खिला, है ना, तो ये मिल रहे हैं। हर दूसरी पंक्ति, पहली दूसरी, फिर पहली दूसरी, हर दूसरी पंक्ति का लास्ट वाला जो शब्द है बोलने में तुकांत यानी एक जैसे तुक जैसा लग रहा है ना। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये क्या समझाया गया है? जो बताया मैंने आपको, ओ लिखा है। जैसे हम बोलते हैं ना दीदी, लेकिन जब हम फ्लो में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? दी, तो हम एक लास्ट वाला अक्षर खा जाते हैं, है ना, शब्द, तो शब्द में से। तो ऐसे ही और कोई यहाँ पर ओ लिखा गया है ना, बोलते वक्त फटाफट जल्दी जल्दी में हम ऐसा कर देते हैं। सो आपको क्या करना है, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनानी है और कक्षा में सबके साथ साझा करना है। फिर दूसरा प्रश्न हम बाद में देखेंगे, पहले इसमें जो सूची बनानी है वो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है, आप ऐसे बना सकते हैं। विशेषताओं की निम्नलिखित सूची है। लयबद्धता, कि हर दूसरी पंक्ति में तुकांत, तुक लग रहा है। पालता, डालता, बही, नहीं, बसंत, तन, अभी हमने देखा खिला, पीला, है ना। संख्या के स्थान पर विशेषण युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे प्यार में डूबी तितलियां, ये एक विशेषण प्रयोग है। सामान्य भाषा में इसे प्यार में डूबी तितलियां कहा जाता है। फिर ध्वनि लय के लिए कुछ शब्दों के अंतिम वर्ण छोड़े गए हैं, जैसे और शब्द में ओ, ये इस तरीके से लिख दिया गया ताकि छंद की लय बनी रहे। रस पिला, पंक्ति में और का उच्चारण नहीं किया गया। ठीक है। मानवीकरण, मानवीकरण क्या होता है? हमने पहले भी देखा हुआ ये कि किसी चीज को, सामान को हम व्यक्ति से तुलना कर देते, जैसे फूल, कांटे और तितलियां आदि को मानवीय गुण दिए गए हैं। जैसे फूल गोद में लेता है, रस पिलाता है, तो ये सारी चीजें क्या है? मानवीकरण, कि हमने चीजों को पर्सोनिफाई कर दिया, उसको व्यक्ति की संख्या दे दी है। ओके, नाउ इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि नीचे इस कविता के कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। हमें सही पंक्तियों के साथ मिलान करना है। आप कविता की पंक्तियों में से एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको मैच द कॉलम जैसे दिया हुआ है, कविताएं की विशेषताएं और किस पंक्ति में आता है उससे मैच करना है। जैसे पहला है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हुए हैं। तो ये कहाँ पर है सदा देता, कली का जी खिला, है ना, कली और खिला। ठीक, तो ये वाला सही आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। देन मुहावरे का प्रयोग किया गया है, फाड़ देता है किसी का वरबसन, ये वाला। ठीक है, तो इससे मैच हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है, तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ये वाला, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय, जो अभी मैंने आपको बताया, कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है, तो ये वाला। अभी जस्ट मैंने बताया कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल कैसे तितलियों को गोद में ले सकता है? कोई व्यक्ति, मनुष्य ही तो ले सकता है, लेकिन हमने फूल को यहाँ पर मनुष्य की तरह हमने समझा है या कविता में दिखाया गया है, तो इसीलिए ये वाला लाइन इससे मैच होगा। देन एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है खटकता सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर।
ठीक है। सो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता का सौंदर्य, मतलब आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से कुछ शब्द हटा दिए गए, डैश करके लिखा हुआ है, साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए, जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उस पर आपको घेरा बनाना है, जो शब्द मैच हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं वहां पर, उस पर आपको सर्कल करना है। ओके, सो 2 पैराग्राफ से यहाँ पर एक एक जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, डैश में उन पर चमकता डैश भी, रात रात्रि रजनी निशा इसमें आएगा, और शशि चंद्रमा चांद राकेश इंदु इसमें आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड मैं इसको मिटा देती हूँ, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा रात, ठीक, रात में उन पर चमकता चांद भी, यहाँ चांद आएगा, ठीक। अब इनको आप सर्कल कर लोगे, रात और चांद, ठीक। अब ये जो नेक्स्ट वाला है, सो डैश उन पर है बरसता एक सा, मेघ बादल, मेघ या जलद, तो मेघ, ठीक, मेघ यानी बादल, उन पर है बरसता एक सी उन पर, वायु पवन समीर मारुत बयारे या हवाएं, तो यहाँ पर आ जाएगा हवाएं, हवाएं, ठीक है। सो यहाँ पर मेघ पे सर्कल कर देंगे और हवाएं पे, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण। विशेषण क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है, भौर का है भेद देता श्याम तन, श्याम तन, जब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, काला शरीर। सो शरीर, तन मतलब शरीर, शरीर कैसा है, काला, तो शरीर की विशेषता ये शब्द बता रहा है ना। सुंदर फूल, तो फूल की सुंदरता है ना, सुंदर फूल बोलेंगे तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण, मतलब ये फूल की विशेषता को बता रहा है, फूल कैसे हैं, सुंदर हैं। फिर अगर लिखो हरा पेड़, तो पेड़ कैसा है, हरा है, तो हरा क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। सो इसमें श्याम शब्द भंवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है, अर्थात श्याम क्या हो गया, विशेषण। तन एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, हो गया विशेष्य कि इसकी विशेषता बताई जा रही है, और जो शब्द विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं। एक सेकेंड में इसको फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे लिखा है श्याम तन, तो इसमें श्याम विशेषता बताने वाला शब्द है तो विशेषण, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तन की, तो इसको क्या बोलते हैं, विशेष्य, ठीक है। ऐसे ही नीचे हमें कुछ पंक्तियां दी गई है, इसमें विशेषण और विशेष्य शब्दों की हमें पहचान करनी है। जैसे भौर का है भेद देता श्याम तन, तो श्याम यहाँ विशेषण है, तन यहाँ विशेष्य है, तो इसके नीचे लिखा है। ऐसे फाड़ देता है किसी का वर बसन, सो वर यहाँ पर कपड़े, वर यहाँ पर विशेषण है, और बसन यहाँ पर विशेष्य है, बसन यानी कपड़े, ठीक। भौर को अपना अनूठा रस पिला, अनूठा यहाँ पर कैसा रस है, अनूठा रस है, तो अनूठा हो गया विशेषण, और किसके बारे में बात हो रही है, रस के बारे में, तो रस क्या हो गया, विशेष्य। निज सुगंधो और निराले ढंग से, तो यहाँ पर निज खुद का, ठीक है, या निराला, निराले, ठीक है, तो ये हो गया हमारे विशेषण। और सुगंधों और रंग, ये हो गया हमारा विशेष्य, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखना है। जैसे फूल, ये विशेष्य कैसे फूल हो सकते हैं, फूल सुंदर हो सकते हैं, एक ये हो गया, फूल सुगंधित हो सकते हैं, है ना, तो हमें इसके लिए विशेषण लिखना था। ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है कांटा, कांटा कैसा होता है, तीखा होता है, कठोर होता है, कुछ भी लिख सकते हो, तीखा, नुकीला, राइट। पेन टैब से राइटिंग अच्छी नहीं आती, आप लोग अच्छे से लिखेंगे। मेघ कैसा होते हैं, बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो काला, घना, राइट। देन चांद कैसा होता है, शीतल, देन चमकीला। आप लोग एक एक शब्द मुझे और बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। रात कैसी होती है, शांत, अंधियारा या अंधियारी, ठीक। तो ये हमने विशेषण लिख लिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपकी बात, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है, यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा, मैं फूल को चुनूंगा या चुनूंगी, क्योंकि फूल सुंदरता, प्रेम और प्रसन्नता का प्रतीक होते हैं, वे दूसरों को खुशी और सुगंध देते हैं। मैं भी जीवन में दूसरों को खुशी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या
परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या क्या करते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सबकी मदद करता हूँ या कर सकता हूँ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, समय पर काम करता हूँ, जन्मदिन का कार्ड और शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी चिंता करता हूँ। देन थर्ड क्वेश्चन है, फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। आप अपने आसपास में ऐसे उदाहरण दीजिए, जैसे नमक और चीनी, जैसे शांत और क्रोधी स्वभाव में, है ना। देन स्वाद में खट्टा मीठा, ये सब अपोजिट हैं। रंग में काला सफेद, अनुभव में जैसे सुख दुख, है ना। तो ये सारी चीजें अपोजिट हैं। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, मैंने लिख के दिया है। सो वस्तुओं में जैसे हो जाएगा स्वाद के हिसाब से नमक चीनी खट्टा मीठा, रंग काला सफेद, स्वभाव शांत और क्रोधी, अनुभव सुख और दुख, चीजें गर्म ठंडा उजाला अंधेरा, इस तरीके से लिखेंगे। देन छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन। आप अपने आसपास किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं और उसका समाधान भी सोचिए। तो इसका एक आंसर मैंने यहाँ लिखा है। जैसे समस्या हो सकती है, कक्षा में कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इसका समाधान क्या है? शांत रहकर शिक्षकों से बात करनी चाहिए, हमें टीचर्स को बताना चाहिए, अपने गुणों पर विश्वास रखना चाहिए, दयालुता और समझदारी से ऐसी बातों को नजरअंदाज करें या समाधान निकालें। ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर सृजन। इस कविता के बारे में एक चित्र बनाना है आपको। आप चित्र में जहां चाहे अपने मनोनीत, अपने मनपसंद रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक लगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपनी कल्पना को जैसे मन करे वैसे साकार कर सकते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके से आप चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फूल, यहाँ पर हमने भंवरे, कांटे और तितलियां, ये सब देखे थे। तो जो आपके मन में आ रहा है इस चैप्टर को देखकर वो वैसा आप चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत का संवाद अपनी कल्पना से लिखिए कि वो कैसी बातें कर रहे होंगे। संवाद क्या हो सकता है कि उनके गुणों और विशेषताओं पर वो लोग मान लीजिए चर्चा कर रहे हैं। ये समझना कि उनके जीवन में क्या योगदान है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, फूल कह रहा है मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने आया हूँ। तो कांटा कह रहा है और मैं संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए आया हूँ। तो संवाद का उदाहरण देख लेते हैं। फूल कहेगा नमस्ते कांटे, मैं तो अपने रंग रूप और सुगंध से सबको खुशी देता हूँ। तो कांटा कहेगा नमस्ते फूल, और मैं लोगों को सुरक्षा देने का काम करता हूँ, मैं भी जरूरी हूँ। तो फूल कहता है हाँ सही कहा, हम दोनों एक ही पौधे से हैं फिर भी कितने अलग हैं। तो कांटा कहता है हाँ सही बात है, जीवन में सुंदरता के साथ साथ संघर्ष भी जरूरी है। तो फूल कहेगा तुम भी जीवन की सच्चाई हो और मैं भी, साथ मिलकर ही हम पौधे को पूर्ण बनाते हैं। पौधे में दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट दिया हुआ है वाद विवाद। आपको पता है डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें एक पक्ष क्या करता है, किसी चीज के फेवर में बोलता है और एक किसी अगेंस्ट में, है ना। सो हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको ग्रुप बनाना है और एक गतिविधि आयोजन करनी है। इसके लिए विषय क्या है, जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। सो वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करनी है। सो इसमें क्या करेंगे, 7-7 8-8 बच्चों का समूह बना लेंगे। एक फूल के पक्ष में बोलेगा, एक कांटे के पक्ष में बोलेगा, है ना। तर्कों को दूसरे के हमें ध्यान से सुनना है। 15 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा एक एक ग्रुप को, या ये पॉइंट्स दिए हुए इस तरीके से आप डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा है कि समूहों के प्रयासों, जो भी ग्रुप है उनके प्रयासों के लिए तालियां भी बजानी चाहिए कि कौन कैसे पॉइंट्स रख रहा है। विद्यार्थी वाद विवाद गतिविधि के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल में दे रही हूँ, यहाँ पर क्या क्या आप पॉइंट्स रख सकते हो, है ना। सो देखो सुंदरता, फूल के पक्ष में जो बच्चे बोलेंगे वो कहेंगे कि फूल सुंदरता और कोमलता लाते हैं, खुशबू और रंग से आनंद देते हैं, प्रेम और परोपकार का प्रतीक है, जीवन को सजाते हैं। कांटा क्या बोलेगा, सुरक्षा और संघर्ष की याद दिलाते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों से बचाते हैं, साहस और सहन शक्ति का प्रतीक होते हैं, जीवन को मजबूत बनाते हैं। इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे इस डिबेट से, कि जीवन में फूल और कांटे दोनों की जरूरत होती है। एक हमें जीवन का सौंदर्य देता है और दूसरा हमें मजबूती और सीख देता है। नाउ लास्ट पार्ट है आज की पहेली। यहाँ कुछ पहेलियां दी गई हैं और उनको इधर चित्र के साथ मैच करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है बबूल। इसमें फूल पीले या सफेद होते हैं, गुच्छेदार होते हैं, कांटे लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, और इसकी विशेषता क्या है, इसका उपयोग ईंधन के लिए, चारे के रूप में और औषधियों में किया जाता है। ये देखो ये वाला जो फूल है ना, ये है अपना बबूल का, तो इससे आप मैच कर दोगे। फिर गुलाब विभिन्न रंगों में होते हैं, लाल सफेद गुलाबी, इस पे छोटे और तीखे तने होते हैं, इसके
कांटे जो होते हैं वो तीखे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। विशेषता ये सजावटी पौधा होता है, इत्र बनाने के लिए, सेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। फिर है नागफनी। नागफनी में रंग बिरंगे पीले, नारंगी या गुलाबी फूल आते हैं। कांटे पूरे सतह पर छोटे या लंबे होते हैं। विशेषता क्या है, सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है, ये वाला नागफनी। फिर है बेर। इसके फूल छोटे और हल्के पीले होते हैं, कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे होते हैं। इसकी विशेषता है इसके फल खाद्य और औषधि के लिए यूज होते हैं। तो बेर कहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये रहा सेकेंड वाला, ठीक है, ये वाला। देन करौंदा, इसमें छोटे सफेद और सुगंधित फूल होते हैं, कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे और तीखे कांटे होते हैं। विशेषता क्या है, फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। इसके फल से अचार, जैम और जेली बनाई जाती है। ये शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये है करौंदे का, रेड कलर का फूल ही आपको दिख रहा है, बहुत खट्टा लगता है खाने में। फिर है नींबू। इसके जो फूल होते हैं छोटे, सफेद और हल्की गुलाबी छाया लिए हुए, सुगंधित और गुच्छेदार फूल होते हैं। कांटे शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे होते हैं। विशेषता फल खट्टे होते हैं, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसके प्रयोग पेय पदार्थ, अचार, औषधि और खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो इससे मैच कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सारी पहेलियां देख ली। सो विद दिस स्टूडेंट्स यू कैन सी कि वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3, पार्ट 3 हमने पूरा कर लिया है। नाउ दिस इज द कंटेंट शीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे, पानी रे पानी निबंध, है ना। ये अनुपम मिश्रा जी द्वारा लिखा गया है और इसमें ही विश्ववेश्वरैया दिया गया है पढ़ने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे, ओके। और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज रह गया, ये मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो यही करेंगे, फिर ये वाला चैप्टर करेंगे, ओके। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.